मिल गया, वो भी तकरीबन तीसरा दिन था। अब मोहल्ले वाले इसके बाप को तसल्लियां देते हैं, लेकिन मोहल्ले वाले इसके बाप को तसल्ली क्या देंगे। यहाँ पर तो हर तरफ तबाही है, हर किसी का गम दूसरे से मुख्तलिफ है। जो इंसानी जानों का ज़िया हुआ वो तो अपनी जगह पर, जो कारोबार तबाह हुए उसकी कीमत का आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते। वैसे भी मोहम्मद एजेंसी के अंदर कारोबार होता ही क्या था, मगर जो भी होता था इस बाजार की हद तक तबाह हो चुका है। आप इस जगह पर आए तो आपको महसूस होगा कि जैसे किसी ने आसमान से एक बहुत बड़ा बम गिरा दिया है। बहुत से लोग आपको ये बात करते हुए सुनाई देंगे कि हो सकता है वो खुदकुश हमलावर ना हो सकता है यह ड्रोन का हमला हो। लोग ये मानने को तैयार ही नहीं है कि उनके कारोबार को जमीन के ऊपर आई हुई एक आफत ने खा लिया है। बरसों की मेहनत से जो दुकानें उन्होंने बनाई थी, जो सामान उसके अंदर इकट्ठा किया था, कर्जे के साथ अपनी जिंदगी के साइकिल को चलाने की जो हिम्मत बांधी थी, सब का सब तबाह हो गया है। अब टूटी फूटी अशिया को उठा के एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रही कि अब इस पहिए को चलाएंगे किस तरह, इस टूटे हुए मोटरसाइकिल को किस तरीके से सवारी के काबिल बनाएंगे। इस जगह पर जो तबाही नजर आती है उसके पीछे बहुत सी जिंदगियां हैं जो मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ तब्दील हो गई हैं बल्कि शायद कभी अपनी रफ्तार पर वापस न आ पाए। हम में से जिस किसी ने भी कारोबार करने की हिम्मत की है वो ये जानता होगा कि एक दुकान को बनाते हुए उम्र गुजर जाती है। फिर एक रोज जब आप समझते हो कि आपने अपने कारोबार के अंदर बरकत डालने के लिए अल्लाह का नाम लेकर दुकान खोलनी है, तो फिर धमाका होता है और आपके तमाम ख्वाब चिकनाचूर हो जाते हैं। आप भरी हुई दुकान में से निकलकर खंडर में आ बैठते हैं। नफ्सियाती तौर पर ये कैसा दबाव होगा। जिस्मानी घाव से कहीं बड़ा घाव उस कारोबार की तबाही का है जो मोहम्मद एजेंसी के इन लोगों को इस वक्त बला की तरह खा रहा है। बंद दुकानों के अंदर भी कुछ नहीं बचा। धमाका इस कदर शदीद था कि शटर दीवारों से अलहदा हो गए। दुकानों के अंदर धरा हुआ सामान चिकना चूर हो गया। यहाँ का कारोबार जो पहले ही ना होने के बराबर था अब मट्टी का ढेर बन गया है। भाई जो बात कर रहे हैं ये खुद दुकानदार है, यहाँ का इसका कारोबार है, इसका जो सारा नुकसान हुआ है, मेरे ख्याल में अगर हुकूमत इसको 10 लाख रुपए भी दे तो अपना कारोबार शुरू नहीं कर सकता, क्योंकि इसका जो अगर अजाला करना है तो हुकूमत को चाहिए कि कम से कम इनकी तसल्ली करे। जो जिसके खानदान ख़त्म हो चुके हैं, जैसे हमारा सब कुछ ख़त्म हो गया है, हमारे लिए रिहाइश की कोई बंदोबस्त नहीं है, न कोई टेंट है कि हम उसमें रात बसर करें। अभी तो मेरे ख्याल में ज़िंदगी इधर बहुत मुश्किल हो गई है। यही गुफ्तगू कर रहे हैं कि भाई हमारी आने वाली ज़िंदगी कैसे होगी, आने वाले दिन हमारे कैसे होंगे। हमारे जो अपने प्यारे मर चुके हैं, अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, वो तो शहीद हो चुके हैं, उनकी तकदीर में ये लिखा था कि चलो वो तो मर गए, लेकिन हमारा जो घर बार सब कुछ ख़त्म हो गया है। अभी हम कहाँ जाए, किसके पास जाए, किससे फरियाद करें। न कोई हुकूमत का कोई बंदा है, न किसी ने हमें तसल्ली दी। जितनी भी मैंने इधर मदद हो रही है, अपनी मदद आप कहते हैं, सब लोग हमारी मदद कर रहे हैं। अभी तक जो मेरे ख्याल में कोई यहाँ के 25 से लेके 30 घर जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, उसका कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन सब लोग हैरान इस बात पे है कि हम क्या करेंगे, हमारी कोई मदद करेगा या नहीं करेगा। हुकूमत ऐलान कर चुकी है कि मरने वाले को 3 लाख रुपए देंगे और घर बनाने वाले को जो जख्मी हुए उनको 1 लाख। तो मेरे ख्याल में अगर 3 लाख रुपए ये देंगे तो 3 लाख से हमारा तो कुछ वही नहीं हो, तो नहीं हमारा घर तो नहीं बन सकते ना। जितना हमारा नुकसान हुआ है, हमारे माल मवेशी यहाँ तक कि मुर्गे तक हमारा सब कुछ खत्म हो चुका है। जख्मी होने के बावजूद मर्दों ने तो कारोबार चलाना ही है। तवक्को कर रहे हैं कि हुकूमत उनको कंपनसेशन देगी, सरकार की तरफ से कुछ रिलीफ मिलेगी। अजीब मासूम लोग हैं, अपने इर्द गिर्द देखते नहीं हैं क्या हो रहा है, किस किस्म की हुकूमत से उनका पाला है। जो हुकूमत दुनिया भर में दूसरे इदारों से भीख मांग रही हो वो इनको क्या कंपनसेशन देगी। पैवस्तर शजर से उम्मीद बहार रख, कंपनसेशन की तलाश जारी रखें, हो सकता है मिल जाए। बशीर बिलोर साहब उम्मीद का पैगाम तो लेके आए थे, लेकिन इसके साथ साथ अपनी मजबूरियां भी बयान करके चले गए।
सेंटर ने हमारे साथ 1% हमें ओवरऑल है वो अपने सारे बजट में दिया। उन्होंने ये भी कहा हुआ है कि जितने भी आपके वो नुकसान होंगे वो मरकज बर्दाश्त करेगा, मगर कुछ थोड़े बहुत हमारे गिले जरूर हैं। हमें अभी तक वो हमने जहाँ पेशावर को जो ब्लास्ट हुए थे वहाँ पे हमने 16 करोड़ रुपए के कागजात भेजे तो उन्होंने वापस कर दिए कि सूबाई हुकूमत खुद दे। अफसोस से ये कहना पड़ता है कि जब कराची में ब्लास्ट होता है तो वहाँ तो 3 अरब रुपए दिए जाते हैं और हमें तो 15-16 करोड़ रुपए पे भी इनकार किया जाता है। आपकी वसादत से मैं फेडरल गवर्नमेंट से दरखास्त करता हूँ कि जब वहाँ अरबों रुपए देते हैं जहाँ 30-40 आदमी शहीद होते हैं, हमारे भाई हैं, उस पर भी हमें अफसोस है, मगर उसके बाद उन लोगों ने लोगों की दुकानें लूटी, लोगों के घर लूटे, लोगों को वहाँ अस्पतालों में जाने नहीं दिया। हमारे यहाँ गरीब लोग हैं, यहाँ तो लोगों की दुकानों की हिफाजत करते रहे, यहाँ तो लोग खुद अपनी मोटरों में ले जाकर लोगों को अस्पतालों में ले जाते रहे। इसलिए हमारा हक ज्यादा है, हमें ज्यादा तवज्जो दी जाए कि हम फ्रंट लाइन स्टेट सूबा हैं। अगर पाकिस्तान सारी दुनिया को कहता है कि मैं फ्रंट लाइन स्टेट हूं तो मैं फ्रंट लाइन सूबा में हूं। चाहिए कि हमें भी उस तरीके से नजर से देखा जाए जैसे ये कराची को देखा है या जैसे ये पंजाब को देखते हैं। यानी जाने गई, जिस्म के ऊपर घाव लगे, कारोबार तबाह हो गए और फिर घरों की तबाही का अंदाजा आप इस तरह लगा सकते हैं कि यहां पर जमीन पर कोई दीवार आपको खड़ी हुई नजर नहीं आती। घरों से बचने वाला सामान अगर आप देखें तो आपको एहसास होगा कि यहां पर ना सिर्फ गरीब का नुकसान हुआ है बल्कि वो लोग जो मुतमव्वल तबके के अंदर शुमार किए जा सकते हैं और बहुत अरसे से अपने घर के बनाव सिंगार में मसरूफ थे, उनका भी नुकसान उतना ही हुआ है। छतें गिर गई, दीवारें गायब हो गई, चारपाइयां उल्टी और तमाम जिंदगी की मेहनत यकदम रेजा रेजा हो गई। इन संदूकों के अंदर बच्चियों के जहेज भी थे और बच्चों की तालीम के पैसे भी। इन कंप्यूटर्स पर असाइनमेंट्स की जाती थी, बच्चे पढ़ना चाहते थे। बच्चियों की किताबें बिखर गई हैं, घर तबाह हो गए हैं और अब इनका पुरसाने हाल कोई नहीं है। मर्द कारोबार को देखें या घरों को देखें, अपने जख्मियों को देखें या अपनी घरवालियों की गम गुसारी करें। मोहम्मद एजेंसी जो ट्राइबल एजेंसीज में गरीब तरीन गिनी जाती है, अब इससे भी ज्यादा गरीब हो गई है। अब यहाँ के बच्चों पर बड़ों की सी जिम्मेदारियां आयद हो गई हैं। अगरचे मोहम्मद एजेंसी के अंदर 6 लाख के करीब लोग आबाद हैं, लेकिन इस वाक़े के बाद बहुत से लोगों का ख्याल है कि शायद यहाँ पर जिंदगी के मुतल्लक प्लानिंग करना हमाकत से खाली नहीं है। यहाँ के रिहायशी इस इलाके के लोगों को देखते हैं और ये समझते हैं कि अब अगली मर्तबा उनकी बारी है। दहशतगर्दों को ना रोक के हुकूमत ने यहाँ पर लोगों के लिए नफसियाती तौर पर जो दबाव पैदा कर दिया है उसका अंदाजा आने वाले दिनों में होगा। फिलहाल तो मोहम्मद एजेंसी के रिहायशी अपने प्यारों की तलाश में है या कहीं पर उनके हाथ में कोई औजार लगता है तो अपनी सी कोशिश करके इन दीवारों के अंदर से बचा कुचा सामान निकालने की कोशिश में मसरूफ हैं। लेकिन मोहम्मद एजेंसी में होने वाली तबाही एक लेजेंड की तरह हर तरफ फैल गई है। यहाँ पर होने वाला असल धमाका नफसियाती है। लोगों ने अपने अपने तय नताइज अखज कर लिए हैं। अब आप उनको लाख यकीन दिलाएं कि रियासत और हुकूमत मौजूद है और उनके तहफ़्फ़ुज़ पर मामूर है और इसके अलावा अपने तमाम तर वसाइल बरूए कार लाकर उनकी हिफाजत भी कर सकती है, वो यकीन नहीं करेंगे। उनके हाथों में गुजरे हुए लोगों के कागजात हैं, आने वाले दिनों के बारे में खदशात हैं और या बद्दुआएं हैं और या लान तान है। इस इलाके में आके आपको एहसास होगा कि शायद ये लोग बहुत जख्मी हो गए हैं। बाजार के अंदर क्या बात हो रही है, लोग बैठक के अंदर बैठकर क्या क्या सरगोशियां करते हैं, स्ट्रीट टॉक क्या है। मोहम्मद एजेंसी में जाकर आपको एहसास होगा कि यहां पर इस वक्त के हालात क्या हैं। फखर काका खेल हमारे ब्यूरो चीफ इसी किस्म की निशिस्त में मौजूद हैं। इन लोगों की बातें सुनिएगा तब आपको अंदाजा होगा कि इनके जहनों में कितने सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि हमारी गम गुसारी के लिए मरकज से कोई आया क्यों नहीं। अब हुकूमत ऐलान कर रही है कि शहीद होने वालों के लिए 3 लाख और वो जो जख्मी है उनके लिए 1 लाख रुपए। फिर यहाँ पे जो ये नए घर बन रहे, ये सभी गरीब लोग हैं, यहाँ पे गरीबी